नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया एकदम पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो मैं भावना भाटी सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और क्लास को फिर हम करने वाले हैं शुरू। तो मेरी आवाज़ सभी प्यारे साथियों को पहुँच रही है। तो सभी प्यारे साथियों को एक बार मैं बोलना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत। हमारा भारत महान। तो जल्दी से आ जाइए, आपको भी देश सेवा में जाना है। तो ये शब्द तो बहुत ही अच्छा है। ये उत्साह, ये जुनून आपके अंदर होना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्लास के साथ जुड़ जाओ और क्लास को कर रहे हैं फिर हम लोग शुरू। ठीक है, समझ में आई बातें? तो आ जाओ जल्दी से, क्लास को कर लिया जाए शुरू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे। चलो भाई आओ। टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। तो खाना तुमने खूब सारा खा लिया होगा अब तक सुबह से लेकर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, पाचन तंत्र की हम लोग बात कर रहे थे। तो सुबह से अब तक बहुत सारा खाना आप लोगों ने खाया होगा। अब उसको पचाने की बारी आती है भाई। तो उस खाने को कैसे कैसे पचाया जाएगा, अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो भाई पाचन तंत्र में मैं कल आपको दांत के बारे में पढ़ा रही थी। हमने कल की क्लास में पढ़ा था टीथ के बारे में। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में भोजन के जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको कहते हैं पाचन। और पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। 5 चरण भी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। 5 चरण थे भाई, इंजेशन यानी अंतःग्रहण, डाइजेशन यानी कि पाचन, और आपका था एब्जॉर्प्शन तीसरा स्टेप यानी कि अवशोषण, जो चौथा स्टेप था वो था एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण, और 5वां स्टेप था एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, या इसी को हम डिफिकेशन भी बोलते हैं। फिर मैंने आपको आहार नाल के बारे में बताया था कि भाई हमारी आहार नाल की लंबाई होती है कितनी, आपने बताया था 8 से 10 मीटर। और आहार नाल जो है वो आपके मुख से शुरू हो जाती है, गुदा पर खत्म होती है। और आहार नाल के अंदर आपका लीवर और पैनक्रियाज जो है ये नहीं आते। फिर हमने बात करी थी अपने मुख की। मुख में हमने 3 चीजें पढ़नी है। दांत के बारे में हम बात कर रहे थे। दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। और दांत के मैंने आपको बताए थे 2 प्रकार। भाई 32 दांत है, तो 32 दांतों को 2 भागों में बांट दिया है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी 20 थे और परमानेंट 12 थे। फिर कार्य के अनुसार दांतों को 4 भागों में बांटा था। तो उस कार्य के अनुसार जो दांतों को 4 भागों में बांटा था, उसके 2 भाग हमने कर लिए थे। हमने इंसीजर क्रंदक को कर लिया था और हमने रदनक यानी कैनाइन को कर लिया था। आज तीसरे प्रकार के दांत से शुरू कर रही हूं, प्री मोलर से। तो भाई जो प्री मोलर होते हैं, जिनको हम अग्र चणवक करके बोलते हैं, अग्र चणवक के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये वाले जो दांत हैं, इनका काम क्या होता है? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भैया ये दांत बच्चों में तो होते ही नहीं है, कल की क्लास में बताया भी था। तो अग्र चणवक बच्चों में है ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर अगर बात करें तो ये संख्या में 8 होते हैं। और ये काम क्या करते हैं? तो इनका काम होता है भोजन को पीसना। ठीक है भाई, भोजन को पीसना। तो आप लोग लिख सकते हो, इनका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो खाना आप खाते हो, उस खाने को जब चबा चबा कर खाते हो, ग्राइंड कर देते हो, तो ये काम यही करती हैं आपकी जो प्रीमोलर दांत होते हैं। तो भाई प्रीमोलर के बारे में इतना पढ़ना है। प्रीमोलर के बाद आते हैं मोलर। प्रीमोलर के बाद आते हैं भाई मोलर। चणवक, ये क्या काम करते हैं? तो ये भी सेम यही काम करते हैं, ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? तो कल की क्लास में बताया कि बच्चों में तो इनकी संख्या 8 होती है और हमारे अंदर ये सबसे ज्यादा है, 12 होते हैं। तो इनका भी काम क्या होता है? तो इनका भी सेम यही काम है प्यारे बच्चों, ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो चणवक हो गया या अग्र चणवक हो गया, दोनों का सेम ही काम है, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं। ठीक है, अब एक चीज इनके बारे में, चणवक के बारे में आपने सुना होगा कि हमें ना अक्ल डाढ़ भी निकलती है प्यारे बच्चे। अक्ल डाढ़, तुम में से कई बच्चे होंगे जिनको निकली होगी और कई बच्चे होंगे जिनको नहीं निकली होगी।
जिसको बोलते हैं विस्डम टीथ। तो हमारे अंदर, हमारे मुंह में जब विस्डम टीथ निकलती है तो ये भी हमारी मोलर का ही भाग होती है। तो अक्ल डाढ़ भी इन्हीं का भाग होती है। अक्ल डाढ़ इन्हीं का भाग है बेटा, इन्हीं का भाग है। ये भी पूछ सकता है आपको पेपर में कि जो हमें अक्ल डाढ़ निकलती है वो कौन से प्रकार के दांतों का टाइप होता है, कौन से प्रकार के दांतों का भाग है। तो आप बताना, मोलर का ही भाग होती है अक्ल डाढ़। तो विजडम टीथ आर पार्ट ऑफ दीज टीथ। तो इन दांतों का भाग या इन दांतों का ही एग्जाम्पल होती हैं जो अक्ल डाढ़ होती हैं। अब अक्ल डाढ़ के बारे में ना एक पॉइंट और पढ़ना है प्यारे बच्चों। ये जो तुम्हारी अक्ल डाढ़ होती है ना, ये हमारा अवशेषी अंग है। अक्ल डाढ़ क्या है बेटा? अवशेषी अंग है हमारा, अवशेषी अंग है अक्ल डाढ़। अवशेषी अंग क्या होता है? तो भाई वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा, वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा ये हमारा। मैम वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है या अवशेषी अंग क्या होते हैं? तो भाई ऐसे अंग हमारे शरीर में जिनका कोई विशेष काम नहीं है ना, जिनका कोई विशेष काम नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों में ये खत्म हो जाएंगी, आगे आने वाली पीढ़ियों में ये खत्म हो जाएंगी, है ना। तो इनको आप लोग अक्ल डाढ़ जो होती हैं, इनको हम लोग विजडम टीथ को हम लोग अवशेषी अंग भी कहते हैं। समझ में आ गई? अब आपके शरीर में और भी कई अवशेषी अंग हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं अवशेषी अंगों की, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रही हूँ। अगर आपको पूछे कि हमारे शरीर में अवशेषी अंग कौन कौन से हैं, हमारे शरीर के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो आप लोग बताकर चलेंगे कि हमारे शरीर में जो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं या जो हमारे अवशेषी अंग होते हैं, इनके अंदर आते हैं आप लोगों की अपेंडिक्स। क्या आती है बेटा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आती है भाई, ठीक है, अपेंडिक्स आती है इसके अंदर, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी आपको बताऊंगी, बड़ी आंत जो होती है ना उसके पास में होती है। अपेंडिक्स हो गई, और आपके पिन्ना हो गए। पिन्ना क्या होते हैं? पिन्ना होते हैं बाह्य कान। आपके ये जो बाह्य कान है, ये वाले बाह्य कान, इनका भी कोई काम नहीं है, ये खर्चा बढ़ाते हैं, खर्चा। कभी सोने, लड़कियों को देखा है, कई कई लड़कियां तो यहाँ यहाँ से इनमें छेद करवा लेती हैं और भैया सोने की बालियां ऐसे ऐसे करके पहन लेती है। आता है चोर और उनके कान को ही काट कर ले जाता है। तो ये खर्चा बढ़वाते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। कुछ बच्चे बोलते हैं चश्मे लगाने के काम आते हैं, तो भैया चश्मे लगाने के काम ये आगे आने वाले समय में नहीं आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में चश्मे खत्म हो जाएंगे, लेंसेज लगने शुरू हो जाएंगे। तो आंखों में लेंसेज लगेंगे तो चश्मे का कोई काम नहीं, तो इनका भी कोई काम नहीं। तो ये भी वेस्टिजियस ऑर्गन है हमारे, जो आउटर ईयर या पिन्ना जो होते हैं। तो आपके शरीर में कुल मिलाकर 3 अवशेषी अंग है। एक तो तुम्हारी अकल डाढ़ हो गई, एक तुम्हारी अपेंडिक्स हो गई, एक तुम्हारे पिन्ना हो गए। तो ये 3 अवशेषी अंग है हमारे अंदर, ठीक है। आ जाओ, अब दांत के बारे में आपको एक चीज और पढ़नी है। दांत जो होते हैं प्यारे बच्चों, इनके बारे में आपको दंत सूत्र और याद कर लेना है। दंत सूत्र, ठीक है। कुछ मैम, कुछ लोगों को डबल टीथ होते हैं। डबल टीथ नहीं होते वो, कई बार एक दांत निकलता, ये वाला दांत टूटता नहीं है, इसी के पीछे नया दांत निकल आता है। तो लेकिन उनमें से एक दांत फिर टूट जाता है, आगे वाला दांत फिर टूट जाता है। तो वो डबल टीथ नहीं होते, टीथ एक ही होता है, लेकिन एक टीथ के पीछे दूसरा टीथ निकल आता है। ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना भाई? अच्छा, दोस्त का नाम पिन्ना है, बहुत बढ़िया। चलो तो भाई अब हम बात करते हैं कि हमारे दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। हेडिंग डालेंगे दंत सूत्र, हेडिंग डालेंगे दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। तो दंत सूत्र क्या होता है भाई? तो हमारे मुख में जो हमारे दांत है ना, इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लगाते हैं दंत सूत्र। जैसे तुम मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भैया तुम फॉर्मूला लगाते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे कर करके अलग अलग फॉर्मूले आपने मैथ्स में रट रखे होंगे। तो वैसे ही बायोलॉजी में भी एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना है। बायोलॉजी में पढ़ना है आपके दांतों का फॉर्मूला। आप अपने दांतों की संख्या को कैसे ज्ञात करोगे, इसलिए डॉक्टरों ने या डेंटिस्ट ने एक डेंटल फॉर्मूला बनाया है। तो डेंटल फॉर्मूला एक नहीं, आपको 2 याद करने हैं। कौन कौन से डेंटल फॉर्मूला याद करने हैं? एक तो तुम्हें याद करना है बच्चों का दंत सूत्र,
बच्चों का दंत सूत्र। भाई जो बच्चे होते हैं इनके मुख में दांतों की संख्या हमसे अलग होती है, तो इसीलिए बच्चों का दंत सूत्र अलग है। चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो कभी भी आपको पूछे कि बच्चों का जो दंत सूत्र है वो क्या होता है, तो आप बताना 2102 बटे में 2102 गुणा 2, यानी कि 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, ये होता है बच्चों का दंत सूत्र, ठीक है। जब भी पेपर में पूछे बच्चों का दंत सूत्र तो ऐसे लिखा मिलेगा, उसको टिक कराना। पर आपको पूछे वयस्कों का दंत सूत्र, भाई आपके मुंह में दांतों की संख्या ज्यादा है तो आपको वयस्कों का दंत सूत्र अप्लाई करना है। वयस्कों का दंत सूत्र कभी भी पूछे आपको तो आप लोग बताओगे एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। एडल्ट डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो एडल्ट डेंटल फॉर्मूला की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो सही आंसर करके आना है वो है 2123 गुणा में 2123। आज मुझे एक नई बात पता चली है, क्या आज किसी बच्चे की इंक्वायरी पहुंची है कि बायोलॉजी में मैम कुछ डिफिकल्ट वर्ड की इंग्लिश भी बता दिया करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि मैं तो कोई भी एक सिंगल वर्ड ऐसा छोड़ती नहीं हूँ जिसकी हिंदी ना लिखवाऊं या जिसकी इंग्लिश ना लिखवाऊं। मैं तो आपको पूरे नोट्स हिंदी में और साथ ही साथ उसके नीचे इंग्लिश में भी लिखवाती हूँ। तो मैं तो कोई ऐसा वर्ड छोड़ती नहीं हूँ कि आपको उसको सिर्फ हिंदी में बता दिया या फिर सिर्फ इंग्लिश में बता दिया। मैं तो बाइलिंगुअल लेकर चलती हूँ। अब मुझे पता नहीं उस प्यारे बच्चे को क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई, जो उसने इस तरीके की मतलब डाउट छोड़ा है इंक्वायरी टीम के पास, तो वो मेरे पास फॉरवर्ड करते रहते हैं, पूछती रहती हूँ मैं। तो ये आज मुझे क्वेरी सुनने को मिली कि मैम बायोलॉजी में जो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी इंग्लिश भी बता दें। तो प्यारे बच्चे, चाहे डिफिकल्ट वर्ड हो चाहे सिंपल वर्ड हो, मैं तो सबकी इंग्लिश आपको बताती चलती हूँ, सबकी हिंदी आपको बताती चलती हूँ। तो ऐसी तो कोई समस्या आने वाली है नहीं वैसे, ठीक है। पर फिर भी आगे से और कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात। तो मैं तो हर चीज को बेटा हर क्लास में हर शब्द को आपको बाइलिंगुअल ही बताती हूँ। खैर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वयस्कों का दंत सूत्र जो होता है ये क्या होता है, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 बटे में 2123। अब ये मैम है क्या, तो प्यारे बच्चों ये दांतों की ही संख्या है। कैसे, तो ये जो सबसे आगे वाला 2 है ना, ये है इंसीजर, ये वाला जो है ये भी इंसीजर है। मैम ये पीछे वाला नंबर ये कैनाइन है, ये कैनाइन है। मैम ये पीछे वाला नंबर ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर। मैम ये सबसे पीछे वाला नंबर ये मोलर है, ये मोलर है। तो मैंने लिखवाई थी ना संख्या अलग अलग भी, कि बच्चों में जो इंसीजर है ये कितने होते हैं भैया, 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, और 2 में गुना कर दो तो कितने हो गए, 8 हो गए। 4 में 2 की गुना कर दो तो 8 हो गया ना, 2 ऊपर है 2 नीचे है, 4 हो गए, 2 और 2, और 2 में 2 की 4 में 2 और 2 4 हो गए, और 4 में 2 की गुना कर दी तो 8। तो बच्चों में इंसीजर 8 थे और हमारे अंदर भी 8 थे, तो इसीलिए हमारे अंदर भी यहाँ 2 ही 2 लिखा हुआ है। ये हमारे इंसीजर है, ये हमारे कैनाइन है, ये हमारे प्रीमोलर है और ये हमारे मोलर है। ये हमारे इंसीजर है, ये हमारे कैनाइन है, ये हमारे प्रीमोलर है और ये हमारे मोलर है। तो ये संख्या है जस्ट दांतों की। बाकी इसमें तुम्हें और कुछ नहीं करना, आपको फाइंड वाइंड करने के लिए कुछ नहीं आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद करना है। या तो फॉर्मूले से याद कर लो या सीधा सीधा मैंने आपको नंबर लिखवा दिया था उससे याद कर लो, ठीक है, उससे याद कर लो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक। चलो अब हम आगे बढ़े। क्लियर भाई, चलिए अब आ जाओ। कई बार जो हमारा पहला दांत नहीं टूट रहा है, दूसरा दांत जो उग रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, तो इसीलिए वो कई बार टेढ़ा हो जाता है, या उसकी जो रूट है उसकी जो जड़ें हैं वो अलग जगह बना लेती हैं, तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना। चलो आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है आर्टरीज वेन का डिफरेंस हिंदी में, आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस हिंदी में, मैंने दोनों के लिखवाए थे आपको आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस हिंदी में। आर्टरीज को धमनियां बोलते हैं, वेन्स को शिराएं बोलते हैं। जो धमनियां हैं वो अंगों से रुधिर, जो हृदय से रुधिर अंगों तक ले जाती हैं, जो शिराएं हैं वो रुधिर अंगों से हृदय तक ले जाती हैं। तो ये सब मैंने आपको कराया था प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। तो दंत सूत्र ऐसे आपको याद करना है, ठीक।
आ जाओ आगे बात करेंगे। अब आओ आगे भाई, जैसे मैं आपको जितने आराम से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, एक एक छोटे से शब्द को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। प्यारे बच्चे, शायद ही फिर आप कहीं इसको ऐसे सीख पाओगे या शायद ही ऐसे कहीं पढ़ पाओगे। तो कोशिश करें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर समझने की कोशिश करें, फिर बिल्कुल समझ में आएंगी चीजें। तो भाई अब मैं आपको दांत का ना फोटो दिखाने वाली हूँ। ये जो हमने सारे दांत पढ़े थे ना, देखो ये चारों दांत ऐसे दिखते हैं। ये आपके इंसीजर हो गए, ये केनाइन हो गए, ये प्रीमोलर। नीचे से सबकी जो जड़ें हैं वो ऐसी होती है, नुकीली नुकीली सी। ऊपर से इनकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, तो ये आपके थोड़े चौड़े से जो होते हैं ये कृंतक होते हैं, कृंतक इंसीजर। ठीक है, ये केनाइन है यानी रदनक। और ये वाले आपके प्री मोलर होते हैं और ये वाले आपके मोलर होते हैं। ऐसे से दिखते हैं दांत। अब आपको अगर मैं आपको दिखाऊं एक और दांत का डायग्राम, तो हमारे जो दांत है ना, ऐसा सा आपको आपका दांत जो है वो नजर आने वाला है। अब इस दांत की संरचना से कुछ प्रश्न आते हैं पेपर में। कैसे प्रश्न आते हैं मैडम? भाई आपका जो दांत है ना, ये जो आपका दांत है, इसमें सबसे ऊपर की तरफ एक परत पाई जाती है। जैसे कि मैं बना रही हूँ रेड कलर से, ये क्योंकि रेड कलर ही आपको दिखेगा यहाँ पर ऐसे। तो आपके दांत में सबसे ऊपर की तरफ एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं इनेमल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इनेमल कहते हैं जिसको हम। इनेमल हिंदी में बोलते हैं दंतवल्क। हिंदी में बोलते हैं दंतवल्क। ठीक है, तो हमारे दांत के सबसे ऊपर की तरफ एक परत पाई जाती है जिसे कहते हैं इनेमल या दंतवल्क। मैम ये जो दांत की सबसे ऊपर की परत है, ये किस पदार्थ की बनी होती है या ये क्या है? तो लिख लीजिए, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत, इसके बारे में जो पॉइंट्स लिखने हैं उनको समझते चलो। दांत की सबसे ऊपरी परत है बेटा ये। ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ टीथ इसको कहा जाता है। ये है आउटर लेयर, आपके टीथ की आउटर लेयर है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, ये जो दांत की सबसे ऊपरी परत है इनेमल, ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो प्यारे बच्चे लिखिएगा, यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा आता है प्रश्न। यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो तुम्हारे दांत की जो सबसे ऊपरी परत है, ये किस पदार्थ की बनी हुई है? तो आप बताओगे कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है। तो लिख सकते हो मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ। अब यहाँ जगह कम पड़ गई, मैं इधर लिख रही हूँ इंग्लिश में सेंटेंस को, फिर वो दिखाई नहीं देगा। या यहाँ पर लिख रही हूँ पूरा नीचे दूसरे कलर से। तो लिख सकते हो आप लोग मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। तो भाई ये बनी हुई होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपके भाई क्लास मेरे सामने भी चल रही है, एकदम सही चल रही है। आपका डेटा सुबह से क्लास ले रहे हो सकता है थोड़ा सा खत्म हो गया हो। ठीक है, हाँ एक बच्चा बोल रहा आर्यन शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, बिल्कुल लिखवाएंगे। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात। तो हमने दांत की सबसे ऊपरी परत के बारे में बात करी। दांत की जो सबसे ऊपरी परत है इसको कहते हैं इनेमल यानी दंतवल्क। और ये दंतवल्क आपके दांत का सबसे ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है। दूसरा, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। भाई तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि ये जंतुओं के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। भाई दांत तो जंतुओं में तो होते हैं, पेड़ों में थोड़ी दांत होते हैं। पेड़ों के दांत देखे हैं किसी ने? आम के पेड़ का, नीम के पेड़ के दांत देखे हैं किसी ने? नहीं भैया। लेकिन तुमने सारे जानवरों के मुंह में जरूर दांत देखे होंगे। शेर, चीता, लोमड़ी, खरगोश, भालू, सबके मुंह में दांत देखे होंगे। और मैं भावना मैडम जी, हा, ये रहे मेरे दांत, तुम्हारे दांत भी हैं। तो हम सब जानवर हैं, जंतु हैं, हमारे मुंह में होते हैं दांत। तो हम सब जंतुओं के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? आप बताओगे यही है, यही इनेमल। तो लिख सकते हो जंतु शरीर का, जंतु शरीर का, जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है ये। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ, जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है।
तो ये भी प्रश्न आता है कि जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है। ऑप्शन मिलेगा या तो दांत, या दांत नहीं लिखा मिलेगा तो दंतवल्क ऑप्शन को सही करके आओगे। तो लिख सकते हो स्ट्रोंगेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट लिखना क्योंकि कठोर है ना, तो लिखना हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी, ऑफ एनिमल बॉडी। तो जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है ये, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी। ठीक है, समझ में आ गई। तो जंतु शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दादी जी के नहीं है, अच्छा ठीक है, हाँ दादी जी के तो नहीं होंगे, जब तुम दादी बनोगे, तुम दादा बनोगे तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। अभी तो तुम दादा दादी नहीं हो तो इसीलिए एग्जाम्पल तुम्हारा दिया, लेकिन दादा दादी के नहीं होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बातें, बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो ये 3 पॉइंट हमने इनेमल के बारे में पढ़ा। अब एक लास्ट पॉइंट और क्या पढ़ना है, एक लास्ट पॉइंट ये है कि आपके जो दांत है ना, वो आप लोगों के मसूड़ों में जकड़े हुए हैं। आपके दांत देखो, आपके मसूड़ों में जकड़े हुए हैं, ऐसे दांत को हिलाओगे ना तब भी नहीं हिलेगा, एकदम मजबूती से तुम्हारे मसूड़ों ने तुम्हारे दांतों को पकड़े हुए हैं। तो ये कौन सा पदार्थ है जिसने हमारे दांतों को इतने मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये है सीमेंटम। क्या है ये, सीमेंटम। अब तुमने कई बार सीमेंट के बारे में सुना है, जब घर बनाते हैं तो सीमेंट का मसाला बनाते हैं, और सीमेंट के मसाले पर एक ईंट रखकर उसके ऊपर मसाला रखकर दूसरी ईंट को चिपका देते हैं, ऐसे करते करते पूरा घर बन जाता है। तो ईंट सीमेंट के मसाले में कितनी मजबूती से चिपक जाती है, तुमने देखा है ना। तो वैसे ही याद कर लेना ट्रिक के माध्यम से कि तुम्हारे दांत भी सीमेंट ने तुम्हारे मसूड़ों में जकड़े हुए हैं। तो आपको पूछेगा कि मसूड़ों में जो दांत होते हैं, मसूड़ों से दांत को जोड़ने का काम कौन करता है, दांत को जकड़ कर रखना, जकड़े रहना। तो मसूड़ों से दांत को जकड़े रहने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है प्यारे बच्चे सीमेंटम। सीमेंटम ये काम करता है, सीमेंटम परत। ठीक है, सीमेंटम परत करती है। तो दांत को क्या है, मसूड़ों को दांत से या मसूड़ों से दांत को जकड़े रहने का काम कौन करती है, सीमेंटम परत करती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा टीथ जॉइन या टीथ फिक्स्ड इनटू गम्स। आपके जो गम्स हैं, गम्स बाय सीमेंटम, सीमेंटम। तो आपके दांतों को आपके मसूड़ों में जकड़े रहने का काम कौन सी परत का होता है, तो ये काम करती है सीमेंटम लेयर। क्लियर। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको पूछा जाएगा। अच्छा, जब हमारे दांत टूट जाते हैं तो नकली दांत जो हम लोग बनवाते हैं, आर्टिफिशियल टीथ, आर्टिफिशियल टीथ जो हम लोग बनवाते हैं वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है। तो जब हमारे दांत टूट जाएंगे तो नकली दांत बना होता है जिंक ऑक्साइड का, ZnO, जिंक ऑक्साइड का बनता है नकली दांत। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात। और दांत में जो मसाला भरा जाता है, दांत का मसाला, दांत में जो हम लोग मसाला भरते हैं, कई बार दांत टूट जाता है तो दांत में जो हम फीलिंग करते हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ टीथ, जो फीलिंग ऑफ टीथ होती है, दांत में जो हम मसाला भरते हैं, फिलिंग करते हैं, वो किस चीज की बनी होती है, तो उसको कहते हैं अमलगम, उसको कहा जाता है अमलगम। तो दांत में जो मसाला भरते हैं उसको हम लोग अमलगम के नाम से जानते हैं, अमलगम के नाम से उसको जाना जाता है। अब ये अमलगम क्या है, तो प्यारे बच्चे अमलगम एक तरीके का मिक्सचर है, अमलगम एक तरीके का मिश्रण होता है। ये मिश्रण कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है, तो इसमें होता है भैया पारा, पारा यानी कि मरकरी, ठीक है, और इसमें होता है पारे के साथ चांदी। तो आपके दांत में पारे और चांदी को मिलाकर भरा जाता है। तो पारे और चांदी का जो मिश्रण होता है ना, उसी को हम अमलगम कहते हैं। यानी जब मरकरी, जब पारा किसी भी धातु के साथ मिलकर मिश्रण तैयार करता है, उसी को अमलगम कहते हैं। तो आपके दांत में जो अमलगम भरा जाता है वो पारे और चांदी का होता है। कई बार कहते हैं ना इसने चांदी का दांत लगवाया है, कई बार सोना भी लगवा लेते हैं, तो ये अमलगम ही होता है, पारे के साथ चांदी का मिश्रण आपके दांत में भरा जाता है, इसी को कहते हैं दांत का मसाला। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। अच्छा प्रिया जी, क्या गलत है प्यारे बच्चे, ये बता दो एक बार।
क्या गलत है, जल्दी से बता दो। तो मसूड़ों से दांत को जकड़े रहना, ये काम कौन करता है, सीमेंटम परत करती है ये काम। और आपका जो नकली दांत है वो जिंक ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। अच्छा ZN लिख दिया मैंने, ये बोल रहे हैं बच्चे। तो जेड जिंक ऑक्साइड जो होगा प्यारे बच्चे, उसको ZNO करके ही आप लोग बोलोगे, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो आपको मैंने लिख दिया जिंक ऑक्साइड जो होता है इसका बना हुआ होता है जो हमारा नकली दांत होता है। और दांत का जो मसाला है उसको बोलते हैं अमलगम, यानी कि पारा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अजीत जी बिल्कुल रिप्लाई कर रही हूँ मैं, सबका रिप्लाई कर रही हूँ। अब आ जाओ आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ, तो दांत के बारे में इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। अब आपकी जीभ की बारी आती है। तो भाई दूसरी हेडिंग हम मुंह के अंदर पढ़ेंगे, आप लोगों की जीभ, जिसको बोलते हैं हम लोग टंग, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई टंग। तो भाई जीभ के बारे में आपको क्या पढ़ना है, आपकी जीभ पर पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं। जीभ पर पाई जाती हैं प्यारे बच्चे स्वाद कलिकाएं। हमारी जो जीभ होती है उस पर पाई जाती हैं स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड। हमारी जीभ पर पाई जाती हैं टेस्ट बर्ड्स। अब टेस्ट बर्ड है तो इसका मतलब ये क्या करती हैं, आपको टेस्ट दिलाती हैं। जब आप खट्टा मीठा ये सब खाते हो, ठीक है, ये सब खाते हो, ठीक है, ZO2 होगा भैया, जिंक को हम ZN से लिख देते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। चलो, तो अब आप लोगों को क्या लिखना है कि आप लोगों को जो जीभ है उसके बारे में बातें पढ़नी है, ठीक, ठीक है भाई। चलें आगे, क्लास बिल्कुल सही चल रही है बेटा, नहीं रुक रही है बीच में। दांत क्यों सड़ता है, दांत क्यों सड़ता है, अच्छा, हमारे दांत में कई बार कैविटी हो जाती है प्यारे बच्चों। अगर हम दांत की सड़न की बात करते हैं, अगर आपसे कभी भी पूछे कि दांत क्यों सड़ता है, तो दांत के सड़ने का जो रीजन होता है, जब हमारा दांत सड़न होता है, सड़ता है, ठीक है, तो दांत में सड़न जो होती है, दांत में जो सड़न होती है, टूथ कैविटी जो होती है बेटा, टूथ कैविटी, जब आपके दांत में कीड़ा लग जाता है तो आपके मुंह में कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके दांत को सड़ा देते हैं, बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। और बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया आपके मुंह का जो पीएच मान होता है उसको कम कर देते हैं। तो बैक्टीरिया आपके मुंह के पीएच मान को 5.5 कर देते हैं या इससे कम कर देते हैं। तो जब भी आपके मुंह का पीएच मान, जब भी आपके मुंह की पीएच वैल्यू जो है ये 5.5 से कम रहेगी या इतनी रहेगी, तो आपके मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे और बैक्टीरिया आपके दांतों को खाना शुरू कर देंगे। तो ये होती है दांत, आपके दांतों में कैविटी होना, दांतों में सड़न होना। तो जब भी हम कुछ मीठा खाकर सो जाते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया पनपते हैं और बैक्टीरिया मुंह के पीएच मान को 5.5 से कम कर देते हैं, या अगर इतना भी पीएच मान है हमारे मुंह का तो दांतों में सड़न होने लग जाती है, ठीक है, समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ भाई, दांत को हमने बहुत पढ़ लिया, जीभ की बारी। जीभ पर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं जो होती हैं आप लोगों की 2 से 10,000 के बीच में होती हैं। हमारी जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं हैं ये 2 to 10,000 होती हैं हमारी जीभ पर। तो कभी भी पूछे कि स्वाद कलिकाएं हमारी जीभ पर कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो बताना 2 से 10,000। आपने कभी अपनी जीभ को बाहर निकाल कर देखा है, आपकी जीभ पर पीछे की तरफ तो छोटे मोटे मोटे दाने से होते हैं और आगे बहुत नन्हे नन्हे दाने होते हैं, तो ये टेस्ट बर्डी होती हैं आपकी स्वाद कलिकाएं, जो स्वाद का पता लगवाती हैं बेटा। अब आपको प्रश्न आता है कि हमारी जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पर कौन सा स्वाद लेते हैं। तो जब अगर मैं तुम्हें रसगुल्ला दे दूं खाने को, तुम बोलोगे मैम दे दो, हम तो कब से इंतजार में बैठे हुए हैं। तो भैया रसगुल्ला तुम्हें मैं नहीं दूंगी, रसगुल्ला तुम मुझे खिलाओगे। कब, जब तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। मैं हर बैच में कहती हूँ जब तुम पढ़ लिख कर सेलेक्टेड हो जाओगे, तो भाई जब तुम हमारे सम्मान समारोह में आओगे तो तुम एक बढ़िया से रसगुल्लों का डब्बा लाओगे जिसमें से पहला रसगुल्ला मैं तुम्हें खवाऊंगी, फिर दूसरा मैं खाऊंगी भाई, ठीक है।
तो आप जब कभी भी स्वीट्स, कोई भी मीठी चीज खाते हो, तो आपकी जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पर उसका टेस्ट लेते हो। तो भाई जीभ का जो सबसे आगे वाला एरिया है, यहाँ से हमें मीठा टेस्ट मिलता है यहाँ से। ठीक है, फिर जीभ की दोनों साइड पर जब जाओगे, यहाँ पर और प्यारे बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ से तुम्हें नमकीन टेस्ट मिलेगा। नमकीन टेस्ट, जब भी तुम कोई नमक वाली चीज खाओगे तो नमकीन टेस्ट मिलेगा। और ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो भाई, और ऊपर की तरफ बढ़े तो आपको खट्टा टेस्ट टेस्ट करने को मिलेगा। खट्टा, जैसे नींबू खाते हैं, इमली खाते हैं, वो यहाँ पर। और सबसे पीछे की तरफ अगर जाओगे तो आपकी जीभ में सबसे पीछे की तरफ आपको कड़वा टेस्ट मिलेगा। ठीक है, कड़वा, बिटर। तो ये स्वाद कलिकाओं का क्रम होता है हमारी जीभ पर। ठीक है, हाँ जी, टेस्ट बर्ड रिकवर हो जाती हैं लगभग 1 हफ्ता के अंदर। ठीक, समझ में आ गई ना बातें? मैम मैं एक पीपा लेके आऊंगा बेटा। पीपा क्या होता है? पीपा मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल ले आना। ठीक है, मुंह का पीएच मान कैसे सही होगा? जब आप लोग अच्छे से ब्रश करोगे तो मुंह में बैक्टीरिया नहीं होंगे, और बैक्टीरिया मुंह के पीएच मान को एसिडिक नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप आपका मुंह का जो पीएच मान है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो मुंह की साफ सफाई करें, ब्रश करें अच्छे से, कुल्ला करें खाना खाने के बाद, तो अपने आप मुंह का पीएच मान मेंटेन रहेगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आई, एक बार फिर से समझो। ये तुम्हारी जीभ है भाई, है ना? तो जीभ पर जो सबसे आगे वाला एरिया होता है, ये यहाँ से तुम कैसा टेस्ट लेते हो? यहाँ से लेते हैं हम मीठा टेस्ट, स्वीट स्वीट स्वीट। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों रीजन जो है, यहाँ से हम कौन सा टेस्ट लेंगे? नमकीन। नमकीन लेंगे भाई, नमकीन जब तुम खाते हो। ठीक है, सॉल्टी। और भी पीछे की तरफ जब हम बढ़े तो भाई यहाँ से और यहाँ पर हमें खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, खट्टा। ठीक है भैया, नींबू तो खट्टा है, तो सोर टेस्ट आप यहाँ से लोगे। अगर आपने खा लिया करेला, तो भाई करेला तो कड़वा है, सबसे पीछे मिलेगा तुम्हें कड़वा टेस्ट, सबसे पीछे तुम्हें बिटर टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फील करने को मिलेगा बिटर। तो ये ऐसे सीक्वेंस होता है आपकी जीभ पर। तो पहले नंबर पर आएगा मीठा, दूसरे पर नमकीन, तीसरे पर खट्टा, और चौथे पर बिटर। ऐसे करके आपको पूछ लेगा पेपर में। ठीक है, चलो अब बच्चे बोल रहे होंगे मैम मिर्च तो कहीं नहीं लगी, चटपटा। तो भाई चटपटा कोई टेस्ट नहीं, चटपटा कोई टेस्ट नहीं होता। प्रश्न ऐसे बनेंगे, देखो ये प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न है ऐसे करके, ये प्रश्न है आपके लिए, ऐसे आएगा प्रश्न, ऐसे आएगा प्रश्न। तो ये ऐसे छोटा सा जीभ का डायग्राम बनाकर दे देगा, या सिंपल पूछ लेगा कि जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पर कौन सा स्वाद होता है, कौन से स्वाद ग्राही, कौन सी स्वाद कनिकाएं होती है, तो आप बता दोगे मीठी होती है। या प्रश्न बनेगा जीभ के सबसे पिछले हिस्से पर कौन सी स्वाद कलिकाएं होती है, आप बता दोगे कड़वे की होती है। या प्रश्न ऐसे बनेगा, एक छोटा सा जीभ का साइड में डायग्राम होगा, ऐसे उस पर नंबर लिखे होंगे, तो आपको सही क्रम पूछेगा, आपको सही क्रम पूछेगा, और ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ होगा, पहले के साथ अगर मीठा लिखा हुआ है तो उसको सही करना है, दूसरे के साथ अगर आपको लिखा हुआ है नमकीन तो उसको सही करना है, और तीसरे के साथ अगर लिखा हुआ है खट्टा तो उसको सही करना है। तो ऐसे अदल बदल करके देगा ऑप्शन आप लोगों को, तो आपको जहां पर ऐसा ऑप्शन दिखेगा उसको टिक कराओगे, ऐसे आ जाएगा आपको प्रश्न। ठीक है, अब चल रहे हैं आगे, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। तेल का दिखाओ, उसे पीपा बोल रहा है मैम, तेल का जो डिब्बा होता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। क्लास बीच बीच में रुक रही है क्या प्यारे बच्चों, ये बताओ, क्लास बीच बीच में रुक रही है क्या, बफरिंग हो रही है? हाँ जी, मरकरी और चांदी जो होती है उसका अमलगम भरा हुआ होता है। ठीक है, हाँ सफेद वाले ही लाने हैं भाई रसगुल्ले। ठीक है, चलो आओ आगे बात कर रहे हैं अब हम लोग। तो हम लोग आगे बात करेंगे, तो आगे अब हमने जीभ के बारे में भी पढ़ लिया, दांत के बारे में भी, आ जाओ लार के बारे में पढ़ते हैं। अब तीसरी चीज है हमारे मुख में लार, यानी कि सलाइवा।
सलाइवा यानी कि लार। तो भाई आ जाओ बात करते हैं लार की। मैंने आपको कहा था कि जो हमारे मुंह में भोजन होता है, जब हम अपने मुंह में भोजन डालते हैं तो वो तभी पचना शुरू हो जाता है। तो खाना मुंह में क्यों पचना शुरू हो जाता है? क्योंकि आपके एक तो दांत है मुंह में, दांतों ने खाने का कचुम्बर बना दिया। दूसरा आपकी लार है मुंह में। तो आपकी मुंह में जो लार है ना, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो खाने में मिल जाते हैं और खाने का पाचन शुरू कर देते हैं। तो आइए अब लार के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई लार जो होती है, इसका अमाउंट कितना निकलता है डेली? आपका जो मुंह है ये कितनी लार निकालता है, नॉर्मली कितनी मात्रा निकालता है? आप बताना। 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर लार डेली निकालता है हमारा जो मुंह होता है। ठीक है। अब ये 1 से 1.5 लीटर लार जो निकलती है, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, यानी हमारी लार का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे मुख में जो लार है ना, इसका पीएच मान होता है 6.5 से 6.5 से 6.8 प्यारे बच्चे। अरे यार, 6.5 से 6.8। अब 6.5 से 6.8 होता है हमारी लार का पीएच मान। तो हमारी लार कैसी होती है भाई? हमारी लार होती है हल्की अम्लीय। हल्की अम्लीय होती है हमारी लार। स्लाइडली एसिडिक होती है हमारी जो लार होती है, स्लाइडली एसिडिक होती है बेटा। ठीक है, यानी कि हल्की अम्लीय है हमारी जो लार होती है। समझ में आ गई ना? क्योंकि 7 पर अगर कोई चीज जाती है तो वो उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल, जिसका पीएच मान 7 होता है। किसी भी चीज का अगर पीएच मान 7 है तो वो उदासीन कहलाएगी। फिर ना वो अम्ल है, फिर ना वो क्षार है, क्या होगी? उदासीन। अब भैया 7 से 2 पॉइंट ही तो कम है, 6.8 तक है लार का पीएच मान। तो लार हल्की अम्लीय होती है बेटा। समझ में आ गई? ये पीएच वाली वैल्यू ना मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो अभी के लिए याद रखो कि लार का पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है। अच्छा, लार हमारे मुंह में आई कहाँ से? कहाँ से आ रही है ये लार? तो लार आती है हमारे मुंह में लारीय ग्रंथियों के द्वारा। हमारे मुख में है कुछ लारीय ग्रंथियां। ठीक है, लारीय ग्रंथियां हैं हमारे मुख में। हमारे मुंह के अंदर है सैलेवरी ग्लैंड। तो हमारे मुख के अंदर पाई जाती हैं कुछ सैलेवरी ग्लैंड्स। अच्छा, कितनी लार ग्रंथियां हैं आपके मुंह में, ये पूछ ले। तो हमारे मुंह में है प्यारे बच्चों 3 तरीके की लार ग्रंथियां। जब मैंने आपको अभी अभी ग्रंथियां पढ़ाई थी पिछले चैप्टर में, तो मैंने वहां आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल में लिखवाया था लार ग्रंथियां, और बताया था लार ग्रंथि को हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपके मुंह में छोटी छोटी लार ग्रंथियां आकर निकलती हैं, जो आपके मुंह में लार लाकर घेरती हैं। तो ये लार ग्रंथियां कितनी है प्यारे बच्चे? 3 है। कौन कौन सी है? चलो लिख लेते हैं। 3 लार ग्रंथियां हैं। तो पहले नंबर पर है बेटा पैरोटिड। पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड, जिनको बोलते हैं अधोकर्ण। अधोकर्ण ग्रंथि, हिंदी में अधोकर्ण ग्रंथि। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड पहले नंबर पर है, पैरोटिड ग्लैंड, अधोकर्ण ग्रंथि दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर है प्यारे बच्चों सब मैंडिब्यूलर। सब मैंडिब्यूलर, ठीक है, सब मैंडिब्यूलर दूसरे नंबर पर है, सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर, ठीक है, मैंडिब्यूलर। तो मैंने आपको बताया था मैंडिब्यूलर जो होती है, मैंडिब्यूलर एक हमारे शरीर की हड्डी है, ये वाली जबड़े की हड्डी, मैंडिबल हड्डी के बारे में पढ़ाया था ना, तो ये यही वाली हड्डी है मैंडिबल। तो यहाँ से भी बहुत सी लार ग्रंथियां आपके मुंह में को निकलती हैं अंदर। और तीसरी कौन सी है भाई? तो तीसरी मैं यहाँ लिख रही हूँ, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, तो तीसरी है सब लिंगुअल। इसको कहा जाता है अधोजिहा, को बोलते हैं अधोजिह्वा। ठीक है, जिह्वा यानी तुम्हारी जो जीभ है उसके नीचे से निकलती है ये सब लिंगुअल। तो 3 होती हैं, पैरोटिड, सब मैंडिब्यूलर और सब लिंगुअल। चलो भाई फोटो देखते हैं एक बार, एक बार फोटो देखते हैं। तो भाई ये हैं तुम्हारी लार ग्रंथियां, ये हैं तुम्हारी लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथियां हैं तो मैम आपने 3 बताई हैं, है ना? तीनों को एक बार फिर से देखते हैं। वेस्ट बंगाल कोलकाता में रसगुल्ला चलता है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। लाइट हिल रही है, लगता है थोड़ी देर के लिए भूकंप आया था तो लाइट हिल रही है। अब सब कुछ सही है भैया। मथुरा के पेड़े। अब तुम ज्यादा मेरे मुंह में सलाइवा मत लिवा कर आओ, शांति से बैठकर पढ़ लो, ठीक है?
ये जब की जब देखेंगे जब तुम लाओगे। अभी क्यों जी ललचा रहे हो भैया? मत ललचाओ, मत तड़पाओ, अभी पढ़ाने दो, वरना ध्यान उन्हीं में जाएगा, है ना। और क्लास खत्म होते ही फिर यही ऑर्डर किए जाएंगे, गर्मी चल रही है हम अवॉइड कर रहे हैं, तो तुम याद मत दिलाओ इन सब चीजों की। अब पढ़ लो तुम बैठकर, ठीक है। चलो आओ भाई। हाँ, बाबू आज सो रहा है। तो इधर देखो, पैरोटिड ग्रंथियां, आज मैंने उसको लेट सुलाया है, क्योंकि अगर मैं उसको पहले सुला देती हूँ तो वो क्लास के टाइम तक उठ जाता है और फिर परेशान करता है। आज उसको पहले लेट सुलाया तो थोड़ा सोएगा। अब देखो पैरोटिड, अभी अभी लिखवाया था पैरोटिड, अधोकर्ण बोलते हैं जिनको, अधोकर्ण। ठीक है, आपके कान के पीछे से निकलती हैं बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, अधो का मतलब पीछे, कर्ण मतलब कान के पीछे से निकलती है। तो इनकी पोजीशन क्या है भाई, आप बताओगे, कान के पीछे से निकलती हैं, कान के पीछे से निकलती हैं, कान के पीछे से निकलती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं? कान के पीछे से निकलती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती हैं भाई? कान के पीछे से निकलती हैं। और बेटा सबसे छोटी, सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं, तो लिखना सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, बिगेस्ट सैलेवरी ग्लैंड है, बिगेस्ट सैलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? आप बताओगे पैरोटिड। कहाँ से निकलती है? कान के पीछे से निकलती है। समझ में आ गई? ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ऐसे मुंह में जाती हैं, कान के पीछे से निकलकर, है ना। हाँ, केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगी जहां तक है, ठीक है। क्लास रुक रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया ये तो चमत्कार हो गया, समझ में कैसे नहीं आ रहा है? अब देखो तुम मेरे फेस को देखो, ये मेरा मुंह है, ये है मेरा मुंह खाने वाला। अगर इसको मैं फाड़ूं तो पानी पानी सा आता है मुंह में, है ना, लार आती है। ये लार कहाँ से आई? तो तुम कहोगे ये लार 3 जगह से आई हमारे मुंह में। 3 जगह से, कौन कौन सी जगह? तो उनको कहते हैं ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। तो आपके मुंह में लार लाने का काम कर रही हैं लार ग्रंथियां। ये लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड, जिनको हिंदी में अधोकर्ण कहते हैं। दूसरी सब मैंडिब्यूलर, जिसको हम सब मैंडिब्यूलर ही कहते हैं हिंदी में, या जबड़े की ग्रंथि। और तीसरे नंबर पर है सब लिंगुअल, यानी अधोजिह्वा, यानी जीभ के नीचे से निकलती है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले बात कर रहे हैं पैरोटिड के बारे में। पैरोटिड कहाँ से निकलती है? कान के पीछे से। ये तुम्हारा कान है, ये जो है, तो ये यहाँ से आती हैं ऐसे 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 ऐसे, और तुम्हारे मुंह में जाकर खुल जाती है। तो ये कान के पीछे से निकलती है ना। आ गई बात समझ में? वही लिख रखा है, कान के पीछे से निकलती हैं। इसको इंग्लिश में लिख लो, बिहाइंड द ईयर। ये कहाँ से आती है? बिहाइंड द ईयर, ये हमारे ईयर के पीछे से निकलती है। ठीक है, चलो तो दूसरी बड़ी बात क्या है इनके बारे में? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है बेटा, बिगेस्ट सैलेवरी ग्लैंड। हमारे मुख में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? अब मुझे पता है कई बच्चे मेरी बात को सुनेंगे नहीं और टेलीग्राम में टैग कर कर बोलेंगे, मैम जी आपने तो कहा था लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, और आज की क्लास में आपने लिखवाया कि सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। ऐसे दिमाग, ऐसे वो टेलीग्राम में मैसेज करेंगे। तो प्यारे बालक, मैंने कहा सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर ही है, लेकिन सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि ये है पैरोटिड। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब अगली ग्रंथि कौन सी है भाई? सब मैंडिब्यूलर। भाई मैंडिब्यूलर, मैंने एक हड्डी पढ़ाई थी आपको, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ये थी मैंडिबल। टच करके देखो सभी बच्चे, इसको टच करके देखो। मैम प्लीज सी माई कमेंट, सी द सेम एज द सेम, एज द सेम। भैया ये क्या है? अभिनव इसमें तो कुछ नहीं था, हाँ। चलो, तो ये क्या है प्यारे बच्चे? ये हमारी ये वाली जो हड्डी है इसके नीचे से निकलती है। कौन सी हड्डी प्यारे बच्चे? आप बताओगे, मैंडिबुलर हड्डी है ये। और इसी हड्डी से निकलती है एक लार ग्रंथि जिसका नाम है प्यारे बच्चे सब मैंडिब्यूलर। तो मैंडिबल हड्डी के नीचे से निकलती है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तो ये कहाँ से निकलती है? मैंडिबल के नीचे से, मैंडिबल
के, या ऐसे लिखना जबड़े के नीचे से, भाई ये जबड़ा ही तो है, तो ये निकलती हैं जबड़े से, जबड़े से निकलती हैं ये, फ्रॉम जो, आपका जो जबड़ा है ये वहां से निकलती हैं भाई। तो जबड़े से निकलने वाली लार ग्रंथि कौन सी होती है? सबमैंडिब्यूलर। क्लियर? अब आ जाओ तीसरी लार ग्रंथि पर, जो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, अधो जिह्वा, भाई जिह्वा वर्ड आ रहा है, जिह्वा, ठीक है, जिह्वा, तो ये निकलती है तुम्हारी जिह्वा के नीचे से। जिह्वा किसको कहते हैं भैया? जिह्वा है तुम्हारी जीभवा, जीभ। तो लिंगुअल शब्द को पकड़ना, जब तुम बुक खरीदते हो, बुक बायलिंगुअल आती है। भाई बायलिंगुअल का मतलब हिंदी में भी है वो और इंग्लिश में भी है। और हिंदी और इंग्लिश क्या है? तुम कहोगे मैम भाषा है ना भैया। हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश भी एक तरीके की मातृभाषा ही है। किसकी? अमेरिकन जो होते हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के दोनों भाषाएं हैं। और भाषा कैसे बोलते हैं? जीभ से बोलते हैं। भाई तुम शब्दों को जब बनाते हो तो किसके द्वारा? जीभ के द्वारा बनाते हो। तो सिंपल सी बात, सब लिंगुअल कहाँ से निकलती है? जीभा के नीचे। ये निकलती हैं जीभ के नीचे, तो ये निकलती हैं बिलो टू टंग। तुम लोगों की जो टंग है उसके नीचे से निकलती हैं ये। जीभ उठाकर देखना कभी शीशे में, छोटी छोटी लार ग्रंथियां सी, छोटी छोटी नलिकाएं सी तुम्हें नजर आएंगी, है ना, और पानी आ जाएगा जीभ जैसे उठाओगे मुंह के अंदर। तो ये सबसे छोटी होती है बेटा, सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे छोटी लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि है ना। स्मॉलेस्ट सैलेवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट सैलेवरी ग्लैंड, तो ये है स्मॉलेस्ट सैलेवरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट सैलेवरी ग्लैंड है सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये है। अब तो दिमाग में आ जानी चाहिए भैया बात, अब तो बिल्कुल रट जाना चाहिए चीजों को। आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। तो अब आपने लार के बारे में इतने पॉइंट्स पढ़ लिए। अब बारी आती है कि मैम लार में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हम लोगों को खाना पचाने में मदद करता। अब बात करेंगे लार के एंजाइम की, ठीक है। तो आओ भाई बात करते हैं लार में पाए जाने वाले एंजाइम की। ये वाला पीडीएफ पहुंचेगा, वाला पीडीएफ, ठीक है, और ये वाला पीडीएफ आएगा ये। आजा भाई, चलो। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई लार ग्रंथियों के बारे में या लार में जो एंजाइम होते हैं उनकी बात करते। अब बात करेंगे लारीय एंजाइम की। लारीय एंजाइम, हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अब बात करेंगे सेलेवरी एंजाइम्स की। सॉरी, अब बात करेंगे सेलेवरी एंजाइम्स की। तो प्यारे बच्चे, हमारी जो लार होती है ना, उसमें कुछ एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं आप बताओगे? 2 एंजाइम हमारी लार में पाए जाते हैं, 2 एंजाइम। ध्यान से पढ़ना। पहला एंजाइम है प्यारे बच्चे, आप लोग बताओगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पहला एंजाइम जो हमारी लार में होता है, लाइसोजाइम। कौन सा है भाई? लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। और दूसरा एंजाइम जो हमारी लार में होता है ये है टोलीन। ये है प्यारे बच्चे टोलीन, ठीक है, टोलीन। लिखते इसको पी से हैं लेकिन बोलते इसको टोलीन है, ठीक है। तो ये है टॉयलीन। तो ये भी टॉयलीन भी हमारी लार में होता है। टॉयलीन का एक और नाम है, टॉयलीन को हम सेलेवरी एमाइलेज भी कहते हैं। इसको हम सेलेवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टॉयलीन का दूसरा नाम क्या है। तो टॉयलीन का दूसरा नाम होता है लारिये एमाइलेज। इसको हम लारिये एमाइलेज भी बोलते हैं। तो लारिये एमाइलेज हम किसको कहते हैं? टॉयलीन एंजाइम का ही दूसरा नाम है लारिये एमाइलेज। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि टॉयलीन कहाँ पाया जाता है। आपको दे देगा पेट में, हमारे लीवर में, हमारी आंतों में, या हमारे मुख की लार में। तो बताना टॉयलीन हमारी मुख की लार में होता है। वैसे ही लाइसोजाइम कहाँ होता है? तो ये भी हमारी लार में होता है। भैया ये जो लाइसोजाइम है ना,
ये क्या करता है? तो प्यारे बच्चों ये जीवाणु को मारता है। आपके मुंह में जो जीवाणु है उनको मारता है। जीवाणु को मारना इसका काम होता है, जीवाणु को मारना। आपने कभी सुना है क्या? किल बैक्टीरिया करता है बेटा ये। कभी आपने सुना है कि बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जो वैद्य होते हैं, जो वैद्य होते हैं, वो कहते हैं कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सुबह सुबह हमें कुल्ला करे बिना पानी पीना चाहिए। उठते ही हमें पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब सोते हो तो आपके मुंह में लार बनती है, और लार में लाइसोजाइम होता है, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। तो जब आप पानी पियोगे उठते ही, तो लार के साथ ये सारा पानी आपके पेट में लार के साथ पहुंचेगा, और पेट में जितने बैक्टीरिया हैं उन पूरी की पूरी गट को क्लीन कर देगा, तो आपके बैक्टीरिया को मार देगा। ऐसा भी बोलते हैं कि सुबह सुबह उठकर अपनी लार को अपनी आंखों में लगाना चाहिए। तो भाई आंखों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया भी मर जाते हैं जब हम अपनी लार को अपनी आंखों में लगाते हैं। आपने सारे फैक्ट सुने होंगे, ठीक है, ये सारे फैक्ट आपने सुने होंगे प्यारे बच्चे। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि क्यों हमें सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए? क्योंकि लार में लाइसोजाइम है जो हमारे पेट में जाकर बैक्टीरिया को मारेगा, और इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारी आंखों में भी पाया जाता है। आंखों में कब? जब आप रोओगे, आंसुओं में होता है। तो ये या तो सुबह उठकर रो लिया करो, ठीक है। ये हमारी आंखों में भी होता है, यानी आंसुओं में होता है। आंसुओं में भी होता है प्यारे बच्चे ये, ठीक है। आंसुओं में भी पाया जाता है। टीयर, जो हमारे टीयर्स होते हैं उनमें भी होता है। ये हमारे मूत्र में भी होता है बेटा, यूरिन में भी होता है। ये हमारे पसीने में भी होता है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर और कई जगह पाया जाता है। तो ये हमारे मूत्र में, पसीने में और हमारी आंसुओं के अंदर भी होता है। तो आंखों की सफाई करने के दो तरीके हैं, या तो सुबह उठकर लार लगा लिया करो आंखों में, या फिर भैया रो लिया करो थोड़ा सा, ठीक है। आंख में, अच्छा भैया बहुत बढ़िया। तुम चलोगे उल्टे ही, चलोगे उल्टे ही तुम, ऐसे ऐसे खुराफाती बालक हो ना तुम, बस रहने दो, ठीक है। ठीक, अब चले आगे। चलो भाई, धन्यवाद धन्यवाद सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके हाथ से पनीर खाना है भाई, पनीर भी खवाऊंगी मैं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। पनीर भी खवाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तुम सिलेक्शन तो लेकर आओ, बेफिक्र होकर तुम पनीर खाना, तुम सिलेक्शन लेकर आओ, ठीक है। चलो, तो भाई अब ये लाइसोजाइम के बारे में इतने फैक्ट थे जो पढ़ने थे। अब बात करेंगे टॉलिन के बारे में। ये क्या करता है? तो प्रश्न बेसिकली जो ज्यादातर बनता है वो टॉलिन से बनता है। तो प्यारे बच्चे, लार में जो टोलिन है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो जब आप लोग खाना खाओगे ना, तो आपके मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही है जो पचना शुरू होता है। ये भी प्रश्न आता है कि मुंह के अंदर सबसे पहले कौन सा पोषक पदार्थ पचता है? तो आप बताना, कार्बोहाइड्रेट। तो लार में जो ये है टोलिन, ये कार्बोहाइड्रेट पर ये अटैक करता है, उसी की ताबड़तोड़ तुड़ाई करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ये। तो ये पूछा जाता है, तो लिखोगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के पोषक पदार्थ है जो आपको ऊर्जा देते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं। उनको तोड़ने का काम, उनको पचाने का काम कौन करता है? यही करता है प्यारे बच्चे, टोलिन। अब टोलिन कार्बोहाइड्रेट को कैसे कैसे पचाता है? तो प्यारे बच्चे, जो टोलिन होता है, जो टोलिन होता है, ये कैसे पचाएगा? तो ये जो टोलिन है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, जैसे कि स्टार्च। जो आप खाना खाते हो उसमें जो स्टार्च होता है, स्टार्च यानी मंड, तो ये मंड को किसमें चेंज कर देता है? ग्लूकोज। तो ये भी आता है आपको पेपर में कि कौन से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तो बेटा ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, और ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है टोलिन। कैसे पचाता है? तो जो स्टार्च है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? और ग्लूकोज होता है मीठा मीठा, इसीलिए जब कई बार तुम मुंह में खाना चबाते हो तो तुम्हें चपाती मीठी लगती है। ये पहले प्रश्न आता था यूपी बोर्ड में, 10वीं क्लास में प्रश्न आता था कि अधिक देर तक रोटी को चबाते हैं तो रोटी मीठी क्यों लगती है? ये प्रश्न आता था। तो अधिक देर तक जब आप रोटी को चबाओगे, रोटी में मिलेगी लार, लार में है टोलिन, टोलिन जो रोटी में स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज होता है मीठा मीठा।
तो ग्लूकोज फिर तुम्हें मीठा लगता है, स्वीट लगता है। इसीलिए रोटी जब अधिक देर तक चबाएंगे तो वो मीठी मीठी लगती है ना। समझ में आ गई ना बातें? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आते हैं, आगे बात करते हैं। आज छोटू सो रहा है प्यारे बच्चों, और बीच बीच में उसकी आवाज आ रही है मुझे रोने की, उठने की। चलो अब आगे बात करते हैं। तो आपने जीभ, अपना जो मुख था उसका पूरा पोर्शन पढ़ लिया है, मुंह में दांत पढ़ लिए हैं, जीभ पढ़ लिया है, और आपने लार पढ़ ली है। अब हम लोग बात करेंगे कि खाना, ऐसा भोजन जो आपके मुख में रखा रहता है, उसको क्या कहते हैं। तो मुख में उपस्थित भोजन, मुख में रखा भोजन, मुख में रखा भोजन क्या कहलाता है बेटा? तो मुख में रखे भोजन को बोलस या लुगदी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुगदी, लुगदी कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि मुख में रखे भोजन को क्या कहते हैं। तो मुख में रखे भोजन को लुगदी कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? लुगदी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, फूड, फूड इनसाइड द माउथ। ठीक है, इनसाइड द माउथ, मुंह के अंदर जो खाना है, इज कॉल्ड बोलस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं बेटा उसको। तो हमारे मुख में जो खाना रखा हुआ होता है उसको हम बोलस के नाम से जानते हैं। तो कई बार आ जाता है कि बोलस क्या है। तो बोलस, जब आप अपने मुंह में रोटी रखी, रोटी को चबाया, तो जो तुम्हारे मुंह में वो मिक्सचर बन रहा है वही है बोलस। इसको तुम निगल जाते हो, ये तुम्हारे पेट में पहुंचता है, पेट में पहुंचकर इसको हम कुछ और नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे वो मैं बताऊंगी आपको आगे की क्लास में। फिलहाल आपको क्या याद रखना है? आपको अगली जो हेडिंग है वो पढ़नी है ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस। अगली जो हेडिंग है वो है हमारी ओइसोफेगस, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भोजन नलिका के नाम से, भोजन नलिका। अगली हमारी हेडिंग होगी भोजन नलिका, यानी कि इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं नॉर्मली, फूड पाइप। ठीक है, इसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, भोजन नलिका। ठीक, या इसको आप लोग ग्रसनी भी बोलते हो। तो भोजन नलिका तो वहां लिखूंगी, यहाँ ईसोफेगस है तो इसको आप ग्रस नली भी बोल, ग्रस नली। ठीक है, ग्रास नली के नाम से भी इसको जानते हो। अब ये जो होती है ये होती है भोजन नली, फूड पाइप, यानी ऐसी नलिका जो भोजन को पेट में ले जाकर गिरेगी, आपके भोजन को पेट में ले जाकर गिरेगी। इसको हम पढ़ेंगे कल। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने दांत से शुरू करी थी चीजें, और दांत में मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई, दंत सूत्र भी पढ़ाया। और उसके बाद आप लोगों ने कुछ और चीजें पढ़ी, जैसे कि आपने पढ़ा कि हमारे जो दांत होते हैं, जो हमारे दांत मसूड़ों में जकड़े हुए हैं, ये एक परत के द्वारा, एक परत है सीमेंटम, इसके द्वारा जकड़े हुए हैं। और नकली दांत जिंक ऑक्साइड के बने होते हैं। और दांत का मसाला अमलगम कहलाता है। अमलगम मरकरी और चांदी का मिश्रण होता है। ठीक है, और दांत में जब सड़न होती है तो दांत का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। और बैक्टीरिया दांत में हो जाते हैं, यही दांत को सड़ा देते हैं। फिर हमने बात करी थी कि दांत की सबसे ऊपरी परत है इनेमल, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और ये जंतुओं के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी है। फिर मैंने आपको जीभ के बारे में बातें बताई। जीभ पर स्वाद कलिकाएं किस सीक्वेंस में होती हैं? सबसे पहले मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बात करेंगे हम लोग। फिर हमने बात करी थी सलाइवा के बारे में। सलाइवा का पीएच मान 6.5 से 6.8 है। डेली हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर बनती है। बनाने का काम 3 ग्रंथियां करती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल। और प्यारे बच्चे, आपको मैंने बताया कि आपकी लार में पाए जाते हैं 2 एंजाइम, लाइसोजाइम, टॉलिन। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारेगा और टॉलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च जो होगा उसी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे अपनी एक नई हेडिंग के साथ शुरुआत, जो है ईसोफेगस, ओइसोफेगस, ग्रास नली, भोजन नली, कुछ भी बोल दो। ठीक है,
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आई हेट यू, आई हेट यू। अंकुश जी सेम टू यू बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय भीम।